मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले सप्ताह हम लोगों ने शुरू किया था ज्योग्राफी में चैप्टर 6 वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बारे में, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ह्यूमिडिटी, evaporation is a continuous process but the atmosphere cannot continue to hold an endless amount of water vapor। evaporation जो होता है एक लगातार रहने वाला प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। but the atmosphere cannot continue to hold an endless amount of water vapor। लेकिन ये एटमॉस्फेयर में इतना जगह नहीं है कि वो इतने कह सकते हैं कि इंडलेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर स्टोर करके रखे। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आधार पर रख सकते हैं। At a particular temperature, the ratio between the actual amount of water vapor present in the air and the maximum capacity of the air to hold moisture at the same temperature is its relative humidity। ध्यान से सुनिएगा, कहता है at a particular temperature, यानी कि एक खास ताप पर, the ratio between the actual amount of water vapor present in the air, यानी कि इस कह सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की मात्रा है कितनी है, वास्तव में कितना है, एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर at the same temperature is its relative humidity। और मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि वह अधिकतम क्षमता हवा की जो उस वातावरण में मॉइस्चर को बना के रखता है, इसे ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और इसे हमेशा परसेंट में ही लिखा जाता है। While absolute humidity determines the amount of precipitation, relative humidity tells us about its possibility। जबकि जो absolute humidity होता है वो क्या करता है, determines the amount of precipitation। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के अमाउंट को वो डिटरमिन करता है, जबकि दूसरी तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेल्स अस अबाउट इट्स पॉसिबिलिटी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमें पॉसिबिलिटी के बारे में, संभावना के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। अब आता है कंडेंसेशन, ध्यान से सुनेंगे। As the moist air rises up, it becomes cool and the water vapor changes into small drops of water। This process is known as condensation। जब moist air rises up, जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, it becomes cool, तो वो वाटर वेपर जो मौजूद होता है इस बड़े एटमॉस्फेयर में, वो उसके साथ मिल जाती है, घुल मिल जाती है। एंड द वाटर वेपर चेंजेस इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वाटर वेपर जो है वो छोटी छोटी जल की बूंदों में, वाष्प में बदल जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। dew, fog, frost and clouds are the important forms of condensation। dew यानी कि ओस, फॉग कुहासा, फ्रस्ट में बर्फ की छोटी छोटी कह सकते हैं, जिसको पाला उसको कहते हैं,
एंड क्लाउड्स और बादल, ये सभी कंडेंसेशन के ही फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लाउड्स के बारे में, यानी कि बादल। Clouds. When small drops of water condense around dust or small smoke particles in the air, clouds are formed. कहता है कि जब पानी की छोटी स्मॉल ड्रॉप्स कंडेंस अराउंड डस्ट, जब वो डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो हवा में मौजूद होता है उसके साथ जब वो मिश्रण करता है तो क्लाउड्स आर फॉर्म, तब जाकर के क्लाउड बनता है। ठीक है। क्लाउड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज साइरस, क्लाउड्स अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पहला है साइडस, मीन्स फीदर वाइट, जिसको आप कह सकते हैं कि पंख के रंगों का। ठीक है। जो उजली जो चिड़िया होती है उन्हीं का जो पंख जैसा होता है उजला, उसी तरह का पाया जाता है ये। नेक्स्ट इज क्यूमुलस। क्यूमुलस वाइट और ग्रे, ये या तो वाइट होगा नहीं तो ग्रे होगा। निम्बस, निम्बस कैसा होता है? डार्क एंड फुल ऑफ वाटर, घना काला और पानी से भरा हुआ। एंड स्ट्रैटस, थिन वाइट शीट्स, जो पतली पतली जो शीट्स होते हैं बादलों का, उसे ही स्ट्रैटस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है डीयू। डीयू मतलब ओस। इन विंटर्स when moist air comes in contact with the cold ground surface, water vapor changes into water and rests as dew drops on leaves and grass. कहता है ठंड में जब नमी वाली हवा when moist air comes in contact with the cold ground surface, जब नमी से भरी हुई हवा ग्राउंड पर आते ही ठंडे सरफेस से जब वो कांटेक्ट में आता है, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, तो पानी जल वाष्प जो होता है वाटर वेपर, वो पानी में बदल जाता है। एंड रेस्ट्स एज ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स एंड ग्रास, और फिर उसके बाद ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदों की तरह पत्तियों पर और घास के मैदान में आप देख सकते हैं। उसके बाद है फॉग एंड मिस्ट, कोहरा और मिस्ट। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स फॉग एंड मिस्ट। ठंड के समय में जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है चारों तरफ, कंडेंसेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स फॉग एंड मिस्ट, और इस तरह से फॉग और मिस्ट का निर्माण होता है। दिस नॉर्मली अकर्स इन द मॉर्निंग एंड रिड्यूसेस विजिबिलिटी। यह अक्सर सुबह के समय में होता है और इससे विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। विजिबिलिटी मतलब दृश्य देखने की क्षमता। विस्ता फैक्ट्स, ध्यान से सुनेंगे। द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट लाइज इन देयर थिकनेस एंड हाउ फार वी कैन सी थ्रू देम। फॉग और मिस्ट में हल्का सा डिफरेंस होता है। फॉग में
विजिबिलिटी बहुत कम होता है, न के बराबर समझिए, और मिस्ट में थोड़ा सा विजिबिलिटी तो होता है लेकिन ठंड में लगती है। If we can see only less than 1 kilometer, it is known as fog. अगर हम 1 किलोमीटर से अगर कम की दूरी को देख पा रहे हैं यहाँ से, तो क्या है, वो फॉग है। If we can see between 1 and 2 kilometer, we call it mist. अगर हम 1 से 2 किलोमीटर के बीच देख पाते हैं तो इसे ये क्या होता है, we call it mist, हम इसे मिस्ट कहते हैं। स्मॉग, अब देखिए, स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन स्मोक एंड फॉग कंबाइन। जब स्मोक और फॉग दोनों को मिला दिया जाता है तो स्मॉग का निर्माण होता है। ठीक है, स्मोक और फॉग को जब मिला दिया जाता है तो स्मॉग बनता है। It is a kind of air pollution commonly found in cities with heavy vehicular traffic. यह एक तरह का एयर पॉल्यूशन है जो कि मुख्यतः शहरों में और जो हेवी वेहिकुलर ट्रैफिक होता है, जहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती है, वहीं पर यह दिखाई पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रस्ट। ड्यूरिंग कोल्ड वेदर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल्स एंड कवर्स द ग्रास एंड प्लांट्स। कहता है कोल्ड वेदर के समय में, ठंडे मौसम के समय में, जब when the temperature falls below freezing point, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है, the water vapor converts into ice crystals, तो वाटर वेपर जो है आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है, and covers the grass and plants, और यह ग्रास को और प्लांट्स को क्या करता है, कवर, ढक देता है। चलिए, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स हैव मिलियंस ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो आप आसमान में जो घने काले उजले बादल देखते हैं, उसमें एक्चुअली लैक्स एंड मिलियंस ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट से वो बना हुआ होता है। छोटे छोटे जलवाष्प जा करके सब इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के बादल का निर्माण होता है। When these droplets of water join together, they grow in size and are unable to float in the air. जब ये सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल बन जाते हैं और यह हवाओं में नहीं उड़ पाते हैं। Then they fall on the earth's surface as raindrops, और उसके बाद जब आपस में बादल टकराते हैं तो पृथ्वी के पृथ्वी के सतह की ओर बारिश बनकर गिरते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसी विधि को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। रेन, स्नो, स्लीट एंड हेलस्टोन्स आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन, बारिश, स्नो, बर्फबारी, स्लीट एंड हेलस्टोन्स, और जो आंधी तूफान भरी बारिश होती है पत्थरों वाली, ये सभी प्रेसिपिटेशन के ही अंग माने जाते हैं। रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन का। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स
फ्रॉम रेन। अधिकांश जो हम सतह के नीचे से जो पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं वो आखिर हमें रेन वाटर से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरती है और ज़मीन जो है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो पृथ्वी के सतह के नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर हम चापाकल चलाते हैं, चापाकल, मोटर या समरसेबल वगैरह इन सब की मदद से हम पानी ग्राउंड से बाहर निकालते हैं। तो इन्हीं को ग्राउंड वाटर कहा जाता है और यही पानी जो है पीने के लिए उपयुक्त माना जाता है, बिकॉज इट इज़ मिक्सड विद मिनरल्स। कई सारे मिनरल्स को मिला करके इसमें मिला हुआ होता है, दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। रेनफॉल, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन। अधिकांश जो हमें पृथ्वी के नीचे से जो पानी प्राप्त होता है वो हमें बारिश के द्वारा ही प्राप्त होता है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू यूज़। रेनफॉल, बारिश पौधों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बारिश का पानी जो है पेड़ पौधों को फ्रेश महसूस कराता है, फ्रेश बना देता है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट इनफ देन ड्रॉट एंड फेमाइन में हिट अस एंड इफ इट इज़ टू मच फ्लड्स में wreck आवर लाइव्स। कहता है कि अगर इफ रेन वाटर इज़ नॉट इनफ, अगर पर्याप्त पानी नहीं है, देन ड्रॉट एंड फेमाइन में हिट अस एंड इट इज़ टू मच, तो क्या हो सकती है, सूखा पड़ सकता है और फेमाइन मतलब होता है भूखमरी की स्थिति हो सकती है। फेमाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर्स where there is less water, where there is a scarcity of food, जहाँ पर भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसी को फेमाइन कहा जाता है। एंड इफ इट इज़ टू मच फ्लड्स में wreck आवर लाइव्स, और अगर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह बाढ़ बन जाता है और बाढ़ से हमारे जीवन को और हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। रेनफॉल इज ऑफ 3 टाइप्स। बारिश जो होती है 3 तरह से होती है। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल। When air comes in contact with the Earth's hot surface, it gets heated and rises up in the form of an air current। कहता है कि जब हवा पृथ्वी के गर्म सतह से के कांटेक्ट में आता है, इट गेट्स हीटेड, तो यह गर्म हो जाता है, एंड राइजेज अप इन द फॉर्म ऑफ एन एयर करेंट, और फिर एयर करेंट के रूप में ऊपर की ओर उठने लगता है। When cool air comes in to take the place of hot air, convectional air currents are formed। उसके बाद कहता है कि जब ठंडी हवा गर्म हवा का जगह लेने के लिए आती है तो कन्वेक्शनल एयर करेंट्स बनने लगता है, फॉर्म होता है। In the upper layers of the atmosphere, this warm air cools down। और ऊपर का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो क्या करता है, दिस वार्म एयर कूल्स डाउन,
तो यह गर्म हवा जो होती है ठंडी पड़ती चली जाती है। कंडेंसेशन अकर्स एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, उसके बाद कंडेंसेशन होता है और फिर बादलों का निर्माण होता है। These clouds produce sudden and heavy rainfall accompanied by thunder and lightning। ये बादल जो है अचानक और हेवी रेनफॉल अपने साथ ला सकती है बाय थंडर एंड लाइटनिंग, और ठनका भी ठनक सकता है और बिजली भी कड़कती है, अपने साथ ये हवा लेकर के आती है। These clouds produce sudden and heavy lightning. This kind of rain is experienced in equatorial and tropical regions every day। इस प्रकार की जो बारिश है इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं यहाँ पर अक्सर होती है। This usually takes place in the afternoon, और यह अक्सर आफ्टरनून के समय, आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद ही होती है। कई बार अपने यहाँ भी ये बारिश आपने देखा होगा कि धूप खिली हुई होती है और अचानक कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ भी देख सकते हैं आप। उसके बाद है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल, यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल का आप देख भी सकते हैं, फिगर में भी दिया हुआ है। मॉइस्ट एयर जो है हॉट सरफेस से टकराता है और ये फिर ऊपर की ओर उठता है, कूल्ड एयर। उसके बाद है रिलीफ रेनफॉल, इसका भी दिया हुआ है फिगर, आप देख सकते हैं। वार्म मॉइस्ट विंड ऊपर की ओर जाता है, राइजेस क्लाउड्स एंड कंडेंसेस, फिर क्लाउड और कंडेंस बनता है, फिर उसके बाद ली वार। दिस अकर्स व्हेन अ माउंटेन लाइज इन द पाथ ऑफ मॉइस्ट विंड। यह रेनफॉल तब होती है जब मॉइस्ट विंड यानी कि नमी भरे हवा के रास्ते में कोई माउंटेन आता है। It is also called orographic rainfall as it is caused by the orography of the land। इसे orographic rainfall भी कहा जाता है क्योंकि यह लैंड का जो orography होता है उसी के कारण फॉर्म करता है। The side of the mountain that faces the wind is called the windward side। माउंटेन की वह दिशा, वह साइड जहाँ पर हवा आकर के लगती है उसी को विंडवर्ड साइड कहते हैं। द वार्म मॉइस्ट The moist air is forced to rise along the barrier with the result that its temperature falls। और moist air जो होता है फिर वो ऊपर की ओर जो है जाने लगती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर फिर गिरने लगता है। This results in condensation and heavy downpour। इससे ढेर मात्रा में बादलों का निर्माण होता है, कंडेंसेशन होता है और हेवी डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश जो है होती है। रेनफॉल टेक्स प्लेस ओनली ऑन द विंडवर्ड साइड। और रेनफॉल वहीं पर प्लेस होती है, वहीं पर होती है जहाँ पर विंड जिस तरफ से आती है। The other side of the mountain, known as the leeward side, receives little or no rainfall। जबकि माउंटेन का जो दूसरी तरफ है वो क्या होता है, वहाँ पर पानी बहुत कम या न के बराबर होती है और जिस तरफ से हवा उठती है उस तरफ मूसलाधार बारिश होती है।
दिस एरिया इज़ नोन एज रेन शैडो एरिया। इसीलिए इन जगह को रेन शैडो एरिया कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे में साइक्लोनिक रेनफॉल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।